हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। माफ़ कीजिएगा, गांव चला गया था, इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। अभी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने पॉलिटी का कर लिया था, ये सेकंड चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के MCQs करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा के विचार से पहले स्वराज पार्टी ने सेल्फ डिसीजन की मांग की थी, राइट टू सेल्फ डिसीजन की बात की थी, और यहाँ पे प्रपोज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनेगी ये एडल्ट सफरेज के आधार पर होगी। एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के आधार पर जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे उन्हीं से संविधान सभा का निर्माण होगा। ये सब बातें स्वराज पार्टी के प्रपोजल में थी, तो आपको ये याद रखना है, एडल्ट सफरेज वाली बात याद रखना है, क्योंकि जो कोर्ट में क्वेश्चन आते हैं, कोडे में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ सब ये सब आपको मिलेगा कि संविधान सभा का जो प्रपोजल आया था सबसे पहले उसमें एडल्ट सफरेज की बात हुई थी या फिर नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी स्वराज पार्टी के बारे में आप बेसिक चीज़ें जान रहे होंगे। चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा ट्रेजिडी के बाद इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1923 में। क्योंकि चौरी चौरा ट्रेजिडी होने के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, ये सब आप लोग समझते हैं। इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से ये जो स्वराजी थे ये खुश नहीं थे। और ये स्वराजी कौन कौन से थे, इसकी स्थापना किसने की थी स्वराज पार्टी की? CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1922 में चौरी चौरा हुआ, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। और स्वराज पार्टी का मेन एम क्या था? काउंसिल में एंटर करना, सरकारी आदमी बन के हम अंग्रेजों की पॉलिसी का विरोध करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कीजिए। दूसरा प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आपने सबसे पहले प्रपोजल तो 1934 का देख लिया स्वराज पार्टी के द्वारा। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो 1934 में ही MN रॉय साहब ने संविधान सभा के निर्माण की बात की थी। इसके बाद संविधान सभा के निर्माण की बात आप क्रिप्स मिशन में देखेंगे 1942 में। 1942 में भी लॉलीपॉप दिया गया था संविधान सभा बनाने का। ये अंग्रेजों की तरफ से प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, और इस प्रपोजल में ये भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड होगी, निर्वाचित होगी। ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में क्वेश्चन आता है। और इसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से क्या डिमांड की गई थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए, समर्थन कर दीजिए, बदले में हम आपको संविधान सभा बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की बातें इसमें हुई थी। चूँकि क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनकी बातचीत किससे हुई थी? MG गांधी साहब से और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना। तो एक बार बेवकूफ़ 1919 से बना लिए थे, अब तो नहीं बना पाएंगे, अब तो 1942 था, इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया, विफल हो गया। क्रिप्स मिशन 1942 हेड कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के बारे में सीख लेते हैं पहले। एटली गवर्नमेंट ने 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा, और इस मिशन में ये डिस्कशन होना था, ये चर्चा होनी थी कि पावर का ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। ये ट्रांसफ़र कहाँ होना था? ब्रिटेन से इंडियन लीडरशिप में होना था। और यहीं पे ये भी बात हुई कि एक बॉडी की ज़रूरत है, एक संस्था की ज़रूरत है जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे। और क्रिप्स मिशन की तरह कैबिनेट मिशन भी अंततः फेल हो गया था, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग इंटरेस्ट थे, मुस्लिम लीग के अलग इंटरेस्ट थे, ये कुछ डिमांड कर रहे थे, ये अपना अलग डिमांड कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड कर रही थी, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की सेफगार्ड के लिए बात कर रही थी। तो ये सब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। और ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन में कोई पार्टीशन वाली बात नहीं हुई थी। इंडिया को डोमिनियन का दर्जा दे दिया गया था, पार्टीशन की कोई बात नहीं हुई थी। वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोविंसेस जो थे उनको डिवाइड कर दिया गया था 3 कैटेगरी में, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। इस मिशन में जो मेंबर थे उनको भी देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो 1942 में लेके आए थे क्रिप्स मिशन को, ये यहाँ कैबिनेट मिशन में भी बैठे थे। तीसरे हैं A.V. अलेक्जेंडर। तो ध्यान रहेगा, कैबिनेट मिशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। और दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोविंस का बहुत बड़ा रोल था, प्रोविंस का पार्टिसिपेशन था, प्रांतों का भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। और यही रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व होना था, ये पॉपुलेशन के आधार पर होना था, जनसंख्या के आधार पर होना था। ये पॉपुलेशन थी 10 लाख, 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव होना था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन कीजिए। मैं ये नंबर इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा घटना चक्र में रिपीटेड होते हैं, तो उनको नहीं हम लोग कवर कर रहे हैं। बार बार वही क्वेश्चन करने का क्या मतलब है? एक जगह डिस्कशन हो गया तो फिर अब आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए,
इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये आपने अभी देखा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। विलियम वुड नहीं थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपने ये भी सीख लिया कि संविधान सभा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, इसी के अंतर्गत हुआ था। आइए पाँचवा देखिए, 1946 में निर्मित इंटरिम गवर्नमेंट में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इस इंटरिम गवर्नमेंट को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। ये इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को फॉर्म हुई थी, गठित हुई थी, और 15 अगस्त 1947 इसका लास्ट डे था। 15 अगस्त 1947 को ये डिसॉल्व हो गई थी। 15 अगस्त 1947 डेट ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस इंटरिम गवर्नमेंट में 15 मंत्री थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी थे और मुस्लिम लीग से भी थे। इस अंतरिम सरकार की जो कार्यपालिका परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसके मुखिया तो वाइसरॉय थे, यानी उस समय पे कौन था? वेवेल थे, विस्काउंट वेवेल, ये वाइसरॉय थे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुखिया थे, प्रेसिडेंट थे। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी मंत्रियों के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे होम अफेयर्स किसके पास था? इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल हम लोग पढ़ते रहते हैं। एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री किसके पास थी? राजेंद्र प्रसाद साहब हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना। डिफेंस का पढ़ते हैं हम लोग, बलदेव सिंह। श्रम मंत्रालय के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसके पास था? जगजीवन राम के पास था। अंतरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी? लियाकत अली खान के पास थी। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। श्रम और वित्त के साथ साथ एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है कि अंतरिम गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्रालय किसके पास था? सी राजागोपालाचारी, ये राजा साहब के पास था। छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजागोपालाचारी, अभी आपने देखा एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी। राजेंद्र प्रसाद के पास एग्रीकल्चर यानी कृषि और फूड मिनिस्ट्री थी, और जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे यानी लेबर मिनिस्टर। यहाँ पर एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये मेंबर नहीं थे गवर्नमेंट के। चलिए नेक्स्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। 1943 लिनलिथगो इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, एंट्री मारते हैं वाइसराय बेबेल साहब। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस गवर्नर जनरल या फिर किस वाइसराय का रहा है, तो आप लोग लिनलिथगो याद रखा करें। बेबेल योजना 1945 में प्रपोज की गई थी, जिसमें बहुत सारे प्रोविज़न थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होने की बात की गई थी बेबेल प्लान में। यानी ये जो कथन लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन से पहले आ गई थी 1945 में, तो ऑब्वियसली इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात की गई होगी, तो ये भी बात थी इसमें। यहाँ पर कारण लिखा हुआ है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ऐसी कोई बात नहीं थी, यूनिटी वाली कोई बात नहीं थी। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या समान होने की बात की जा रही है, इसी का तो पैंच फंसा था। तो ये है क्या? ये संवैधानिक गतिरोध है। संवैधानिक गतिरोध को रेड्रेस करने के लिए इस योजना को लाया गया था, ना कि बंटवारा बचाने के लिए। तो यहाँ पे आर गलत है, ए सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आसान सा सवाल है। संविधान सभा के बारे में पूछ रहे हैं। यह वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज पर आधारित थी, ये हम लोगों ने सीखा। ये करेक्ट कि गलत है? संविधान सभा में जो लोग चुने जाएंगे वो किस आधार पर चुने जाएंगे, किस बेसिस पे चुने जाएंगे? आपने एडल्ट सफरेज भी पढ़ा था, वयस्क मताधिकार भी पढ़ा था, और आपने यहाँ पे प्रोविंस का रोल भी देखा था, प्रांतों का रोल भी देखा था। प्रांतों को रिप्रेजेंट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व करता थे, इन्हीं लोगों के माध्यम से संविधान सभा में मेंबर आने थे। यानी आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन वाली बात नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाली बात हो रही है। प्रांतों को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक तरह से संविधान सभा के लिए वोटर हैं, तो ये डायरेक्ट कहाँ हुआ? इनडायरेक्ट हुआ ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? तो ये तो गलत हो गया। तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन पर बेस्ड नहीं थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन पर बेस्ड थी। याद रहेगा, आप प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी गलत हो गया। यहाँ पे लिखा है उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन, ये गलत हो गया, पहला भी गलत है। तीसरा पॉइंट है बहुदलीय निकाय थी, मल्टी पार्टी बॉडी थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चौथा पॉइंट है संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे कमेटीज़ का चैप्टर है पूरा, तो वहाँ पे सारी समितियाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो सारी डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे एक कमेटी हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ते रहते हैं, प्रारूप समिति, इनके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो ऐसे ही बहुत सारी समितियाँ हैं, तो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, 1 और 2 गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के बारे में ही बताना है। इसने बड़ी संख्या में कमेटी की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये हम लोगों ने सीखा भी।
तो ये सही है, गलत नहीं है, गलत बताना। दूसरा पॉइंट है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेशन इनका था, इनका भी था, इनका भी था। सी पॉइंट है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर किया गया था। ये तो हम लोगों ने सीखा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। संविधान सभा को चुनने के लिए वोटर कौन थे? वोटर थे प्रांतों के जो रिप्रेजेंटेटर थे, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ये चुनी जानी थी। और जब कोई एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि को चुने तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखते हैं ना कि विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन है। उसी तरह यहाँ पे भी सीन है, इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपको खारिज कर देना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। ठीक है, बाकी जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, कैबिनेट में पढ़ते हैं, क्रिप्स में पढ़ते हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं, वो उनके प्रपोजल थे। इलेक्शन यहाँ पे इनडायरेक्ट था और वोटर कौन थे? प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटर। ठीक है, तो यहाँ पे गलत बताना था तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, यही हम लोगों ने सीखा भी, सी ऑप्शन करेक्ट है। और संविधान सभा के जो पहले परमानेंट चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक ही दिन रहे थे। पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की? हम लोग पढ़ते रहते ना, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 2 दिन बाद की डेट 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सिन्हा साहब सिर्फ 2 ही दिन अस्थायी अध्यक्ष रहे, 9 तारीख को और 10 तारीख को। ठीक है, चलिए आगे। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। यहाँ पे उद्घाटन अधिवेशन पूछ रहा, कभी कभी पहला अधिवेशन पूछ लेगा, कभी कभी पहली सिटिंग पूछ लेगा, है ना, फर्स्ट सिटिंग, एक ही बात है सब। तो पहली सिटिंग तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यहाँ पे चेयरमैनशिप किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है, मंथ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने घटना चक्र में क्वेश्चंस देखे होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 1946, नवंबर 1946, ऐसे करके वो 4 ऑप्शन बनाता है। तो आप 11 दिसंबर 1946 तक पहुँच गए थे। अगले महीने चले जाइए और अगले साल चले जाइए, 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसमें लगभग वही बातें थीं जो आप आज प्रेजेंट में, वर्तमान में प्रीएम्बल देखते हैं। एक तरह से पूरे संविधान की तस्वीर थी, दर्शन था कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। और इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था? JL नेहरू ने। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें काफ़ी फैक्ट है, हम लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सेशन हुए? आपने यहाँ पे 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ ली हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, ठीक है, और ये मीटिंग कब तक चलती रही? 26 नवंबर 1949 तक चलती रही। और ये डेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ये ध्यान रखना, संविधान सभा द्वारा। तो 1946 से 1949 के बीच में ये आपको कितना लगभग समय दिख रहा? लगभग 3 साल का समय दिख रहा। अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो ये 2-11-18 हम लोग पढ़ते रहते हैं, 2-11-18, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इन 3 साल में संविधान सभा के टोटल 11 सेशन हुए। अब यहाँ पे 11 सेशन का मतलब ये मत समझ लेना कि 11 दिन ही संविधान सभा बैठी, ठीक है। यहाँ पे एक एक सेशन कई दिनों तक चलता था और इन्हीं दिनों में अलग अलग समितियों के द्वारा अलग अलग काम किए गए संविधान निर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 11 ऑप्शन में दिख नहीं रहा, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इन्होंने +1 और ऐड किया है। इन्होंने 24 जनवरी 1950 की 1 तारीख को और ऐड किया है। इन 11 सेशन के अलावा संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को भी बैठी थी, इसलिए वो यहाँ पे 12 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगर 11 ऑप्शन में रहे और 12 ऑप्शन में रहे तो आपको 12 ही लगाना है, ठीक है। तो ये 12वां सेशन कौन सा हो गया? 24 जनवरी 1950। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है ना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आप 24 जनवरी 1950 को लगाएंगे। ये कौन सा सेशन था? ये 11वां नंबर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था?
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र पूछ रहे हैं। BN राव हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे इसलिए इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप बनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखना। बाद में इसी पहले प्रारूप को ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट करने थे, परिवर्तन करने थे, वो कर दिए गए थे। BN राव साहब का संविधान का जो पहला प्रारूप था उस प्रारूप में 243 आर्टिकल का जिक्र था और 13 शेड्यूल का जिक्र था। ठीक है, खैर ये सब पूछने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया रहे। संविधान को एडॉप्ट कब किया गया, अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1900, जल्दी से बताइए, 1949। यानी ये डेट कौन सी है? इस दिन ये भी बोला जा सकता है कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। एक क्वेश्चन आगे वाला यही था इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। यानी संविधान के बनने का काम 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हो गया था। संविधान सभा का काम पूरा हो गया था। जितनी मशक्क़त उनको करनी थी 3 साल में वो हो चुकी थी 26 नवंबर 1949 तक। एक डेट में लागू पूछता है कि संविधान लागू किस डेट को हुआ, तो लागू डेट भी याद रखें 26 जनवरी 1950। संविधान को लागू करने का 26 जनवरी का दिन ही चूज़ क्यों किया गया, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। 1930 की कहानी याद है ना, पहला इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने 1930 में मनाया था और इसी तारीख को मनाया था 26 जनवरी को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया था, अंगीकार किया था, तो वहाँ पे सिग्नेचर किसके थे? संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके सबके सिग्नेचर थे। ठीक है, यानी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन में आपको गवर्नर जनरल मिल जाएगा, भारतीय संसद मिल जाएगा, ब्रिटिश संसद मिल जाएगा, तो ये सब कैंसिल कर देना, गलत कर देना। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये आसान से क्वेश्चन है। महात्मा गांधी साहब ने बोला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। इस समय पे वाइसरॉय पूछा जाता है, कौन था? डफरिन थे। वो सब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया जा रहा था, अंगीकार किया जा रहा था 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन राजेंद्र प्रसाद साहब ने ये बोला था। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसने बोला था? ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। एक स्टेटमेंट और पूछा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग। इस वाक्य को पूछा गया है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये कथन ऑस्टिन का है, ग्रेनविले ऑस्टिन। इनकी ये किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस किताब में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आप लोग 15 याद रखें। 15 में हम लोग सारे नाम तो नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे 2-4 नाम हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, जैसे विजयलक्ष्मी पंडित हुआ, राजलक्ष्मी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर 2 में किए हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।